आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, विभिन्न कॉलेजों के मेरे सहयोगी और मेरे कमेटी के सभी सदस्य और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी। मैं चंदा सागर, मिरांडा हाउस कॉलेज, डिपार्टमेंट हिंदी, एनेबलिंग यूनिट की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व मैं अपनी छात्रा आकृति राठौर को बुलाना चाहूंगी कि आज के जो हमारे मुख्य वक्ता वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, उनसे हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं। धन्यवाद मैम। नमस्कार, मैं आकृति सिंह राठौर आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच संगीत और सुरों के साधक डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी उपस्थित हैं। आपने संगीत में गहन शिक्षा प्राप्त की है, जिसका प्रमाण यह है कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक व परा स्नातक की डिग्री हासिल की तथा दोनों ही में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। एमफिल में भी आपका सर्वोच्च स्थान रहा। आपने संगीत पर अपना शोध रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। आपने वर्ष 1987 में ही शिक्षा के अलग अलग संस्थानों में शिक्षा प्रदान की है और अनेक कार्यशालाओं में भाग लेकर संगीत के क्षेत्र से संबंधित अनेक शोध प्रपत्र भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं भारतीय संगीत वाद्यों का वर्गीकरण, वाद्य संगीत के क्षेत्र में उभरते नए करियर, दवा का नया विकल्प, म्यूजिक थेरेपी के संबंध में मेरे अनुभव। आप ब्रेल साक्षरता की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं। संगीत के क्षेत्र में आप निरंतर गहन शोध कर रहे हैं। मन सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से संगीत की क्लासिकल और पॉपुलर चलन का अध्ययन आपका विशेष क्षेत्र है। सर वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दृष्टिबाधिता को अपने जीवन में अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न करने दी। सर, आपसे रूबरू होना और विशेषकर आपका औपचारिक परिचय देने का अवसर प्राप्त करना सचमुच मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आकृति जी। सबसे पहले तो लक्षिता जो यहाँ का एनेबलिंग यूनिट है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और इसके लिए मुझे मिरांडा कॉलेज से जो अपना एसोसिएशन है अपने स्टूडेंट्स डेज में, वो याद आता है जब यहाँ मैं रामजस कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करता था और जो भी यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ मिरांडा कॉलेज की होती थी उनमें हम लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे। और जब भी कभी कुछ मिरांडा के लोगों ने स्पीक मैके वाले प्रोग्राम करवाए और शायद अभी भी करवाते हैं, तो उन प्रोग्राम्स में मैं काफ़ी वक्त तक जाता रहा था, भाग लेता रहा था। लेकिन खैर अब बहुत वक्त हो गया इन बातों को, लेकिन मिरांडा कॉलेज से मेरी काफ़ी सारी यादें कल्चरली जुड़ी हुई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से मिरांडा कॉलेज के किसी कार्यक्रम का भाग बनते हुए। उपलब्धि संगीत क्षेत्र की या बातें कुछ और कहूं, आज किन्हें मैं शामिल कर लूं, किन बातों को छोड़ चलूं। संगीत क्षेत्र में स्वर्ण पदक और एमफिल में अव्वल स्थान, ब्रेल लिपि से जुड़कर करते ज्ञान ज्योति के कार्य महान। शोध किया जिस कार्य क्षेत्र में गिनती कोई भी करे नहीं, करूं बड़ाई चाहे जितनी फिर भी दिल अब भरे नहीं। धन्य हुए हम आपसे मिलकर
आपका स्वागत करते हैं। स्नेह भाव का श्रद्धा सुमन ले, स्नेह भाव का श्रद्धा सुमन ले आज समर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वेद प्रकाश शर्मा जी को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर, आप आए और अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद चंदा सागर जी, आपकी काव्य प्रतिभा और मौलिकता का दर्शन करके हमें अति प्रसन्नता हुई और मेरे इस विशेष परिचय के लिए मैं आपको और अधिक धन्यवाद देता हूं। वैसे तो आपने मुझे, आप एक तरह से सेतु बनी इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने के लिए, उसके लिए तो आपको कोटिशः धन्यवाद है ही, लेकिन मेरी प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा शायद ही कोई करता हो, आपने इतनी प्रशंसा कर दी और अपनी काव्य प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। चलिए, हाँ, तो मिरांडा कॉलेज की अपनी पुरानी यादों के बाद मैं ब्रेल पर आता हूँ। ब्रेल के विषय में कल काफी चर्चा हुई, उसमें आज मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिनका ब्रेल से परिचय नहीं है, जो लोग विजन रखते हैं और प्रिंटेड मैटर पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा मैं उनको ब्रेल के बिंदुओं को कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करके दिखाने की, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा संक्षिप्त में कि ये ब्रेल के जो बिंदु हैं वो किस प्रकार काम करते हैं। तो स्क्रीन शेयर करने के लिए, हाँ, अब शायद आप लोगों के पास वो पेंट जो फोटो है जो मैं दिखाना चाहता था, जो शेयर करना चाहता था, आप लोगों के पास आ गई होगी, आप उसे देख सकते होंगे। इस पिक्चर में जो ब्रेल के अल्फाबेट्स हैं, जो ABC इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उनको समझाया गया है। तो जो 6 डॉट्स ब्रेल के होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो 3 डॉट्स लेफ्ट साइड को हैं और 3 डॉट्स राइट साइड को होते हैं। इनको आप 2 कॉलम्स और 3 रोज में अरेंज किया होता है। पहले कॉलम में 1 और 4, जो पहले कॉलम में जो है लेफ्ट साइड वाला, उसका वैल्यू 1 होता है, .1, और राइट वाले का वैल्यू .4 होता है। जो सेकंड कॉलम है उसमें लेफ्ट साइड वाले का वैल्यू 2 होता है और राइट वाले का 5 होता है, और लास्ट कॉलम में 3 और 6 होता है। तो इस तरह से बहुत सी आकृतियां हम बनाते हैं। इसमें 26 आकृतियां जो इंग्लिश अल्फाबेट्स की हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। तो आप देख सकते हैं ए में सिर्फ एक डॉट है, वो लेफ्ट वाले का, मतलब जिसकी वैल्यू 1 है वो डॉट है। बी में 1 और 2 ऐसे 2 डॉट्स हैं। तो इस तरह से हमने 26 आकृतियां दे दी जिनसे हम पढ़ सकते हैं। अब देखना है कि जिस प्रकार आप रेखाओं से आकृति बनाते हैं ABC की, वैसे ही हम आकृतियां बनाते हैं ब्रेल से, डॉट्स से। अब ये डॉट्स टोटल 6 डॉट्स हैं, जिनसे 63 + 1 64 आकृतियां बनती हैं। इसका फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे 2 की पावर 6 जो है वो 64 होती है। तो अगर 5 ही डॉट्स होते हैं हमारे पास तो 2 की पावर 5 डॉट्स आकृतियां बनती, 4 होते तो 2 की पावर 4 बनता आकृतियां। ऐसे ही 2 की पावर 6 जो है वो 64 आता है। तो इस प्रकार से ये 64 आकृतियां हमें एक सेल में एक कैरेक्टर से हम बना सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में अगर कहें तो एक बिट में, जैसे उसमें 8 कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको 256 किस्म की शेप्स, वो 256 किस्म की आकृतियां बना सकते हैं, क्योंकि वहां 8 बिट्स होती हैं एक बाइट में। ऐसे ही यहाँ एक सेल में 6 डॉट्स हैं, तो हम 2 की पावर 6 यानी कि 64 बना सकते हैं आकृतियां। ये बात थोड़ी टेक्निकल होगी तो कुछ कम लोगों को समझ में आई होगी, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को समझ आ पाई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। अब हम आगे चलते हैं। इन 6 डॉट्स को आजकल, कल पहले जो कागज पे उतारा जाता था, आजकल आर्टिफिशियल डॉट्स, या समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के थ्रू इसको किया जाता है और पेपरलेस होता है ये सिस्टम पूरा।
मतलब आजकल एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें अगर आप ब्रेल को लिखें तो आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस प्रकार से जब आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो कुछ लाइनें आपको लास्ट की दिखाई देती रहती हैं, बाकी लाइनें गायब होती रहती हैं। हमारे केस में जो ब्रेल का डिस्प्ले सिस्टम बना है उस पे एक लाइन आपको दिखाई देगी। पैनिंग बटन होता है, अप डाउन करने से दूसरी लाइंस आप देख सकते हो। तो वो एक टाइम पे एक लाइन आप पढ़ सकते हो, एक हाथ से आप वो पैन करते रहो और दूसरे हाथ से पढ़ते रहो। ऐसा एक सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया जिसे ऑर्बिट रीडर कहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उस ऑर्बिट रीडर की भी फोटो आपको दिखाऊं, जिससे हम ब्रेल लिख भी सकते हैं और बुक्स को पढ़ भी सकते हैं। ये फोटो ऑर्बिट रीडर की है। ये फोटो अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़े से बटन्स हैं, जिसमें छह बटन्स होते हैं जो हम 3 लेफ्ट हैंड से दबाते हैं और 3 राइट हैंड से दबाते हैं। तो अब अगर हमें ए लिखना है तो लेफ्ट हैंड वाले से .1 जिसकी वैल्यू थी वो वाला बटन दबाएंगे। बी लिखना है तो लेफ्ट हैंड से ही 1 और 2 जिन डॉट्स की वैल्यू थी उन बटन्स को दबाएंगे। 1 2 6 मतलब 1 2 3 लेफ्ट हैंड से, 4 5 6 राइट हैंड से। तो इस तरह से हम अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं और एकदम बॉटम पे जो कुछ हम लिखते हैं वो हम पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक फायदा ये होता है खास तौर पे नोट टेकिंग के लिए। अगर आप क्लास में नोट्स बनाना चाहते हैं पढ़ते समय, लेक्चर लेते समय, तो उस वक्त ये चीज़ बहुत काम आती है। इसके अलावा अगर आप किसी मीटिंग में हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं तो पॉइंट्स लिख के ले जाएंगे, तो आप वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल करके जो भी आपने एजेंडा में अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको अच्छी तरह से दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। और इसकी खास बात, सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो कुछ आप इस पर लिखते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन आप खुद लिखते हैं उसको कंप्यूटर के थ्रू टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए और प्रिंट आउट निकलवा के जिनको भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इससे 2 फायदे हुए। एक तो ब्रेल में हम लिख सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई ऐसे लोगों को जिनको ब्रेल नहीं आती और वो प्रिंट में पढ़ सकते हैं तो उनको प्रिंटेड वर्जन भी जो कुछ हमने लिखा है उसका दे सकते हैं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन का एक तरीका है। आमतौर पे आजकल कॉलेज में ये परेशानियां आ रही हैं कि जैसे आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और वो असाइनमेंट्स के नंबर भी होते हैं, असेसमेंट होता है, तो आप लोग या तो राइटर्स के थ्रू, स्क्राइब के थ्रू करते होंगे काम, या कंप्यूटर पे टाइप करके करते होंगे। तो ये तीसरा तरीका है जिसमें आप ब्रेल में ही लिखें, अच्छी तरह से पहले पढ़ लें, फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको आप सबमिट करा दें। तो इससे ये फायदा हुआ कि आप जो कुछ खुद लिखते हैं वो आप सबमिट कराएंगे, ना कि किसी से लिखवाया हुआ, किसी को डिक्टेट करवाया हुआ। और आप सब लोग जानते हैं डिक्टेट करवाने में वो मजा नहीं आता जो खुद लिखने में आता है। जो लोग भी डिक्टेशन देते हैं, अगर उनको मतलब कभी कोई क्वेश्चन का आंसर डिक्टेट कराना हो या खुद लिखना हो तो आप लोग खुद लिखना चुनेंगे, ना कि डिक्टेट कराना। तो ये एक बहुत अच्छा डिवाइस है मेरे ख्याल से, और इस डिवाइस को स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ा महंगा डिवाइस है, मतलब ये ऐसे डिवाइस कई 2-3 कंपनियां बना रही हैं। मैंने सिर्फ ऑर्बिट रीडर किया है, लेकिन ऑर्बिट रीडर का मैं प्रचार नहीं कर रहा यहाँ पे। और भी कंपनीज हैं जो ऐसे डिवाइसेस बना रही हैं, और करीब सबका जो कॉस्ट है वो 25 से और 30,000 के आसपास है। सब्सिडाइज भी किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, इसको शायद सरकार सब्सिडाइज कर रही है या कुछ एनजीओज इसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा है। और इस डिवाइस की एक खास बात और है, अगर कोई बुक है आपके पास पीडीएफ फॉर्म में या ईपब फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में भी टेक्स्ट है, उसको आप पहले तो BRF एक फॉर्मेट होता है जो ब्रेल कन्वर्टेड टेक्स्ट का होता है, उसमें उसको कन्वर्ट करें और उसके बाद इसमें ऑर्बिट रीडर में या किसी भी ब्रेल डिस्प्ले में डाल दें,
तो आप उस किताब को ब्रेल में पढ़ सकते हैं जो आपने कन्वर्ट की है। तो जितनी भी प्रिंटेड किताबें हैं और आपको ब्रेल में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उनका ई टेक्स्ट अगर आपको मिल जाए तो उसको आप ब्रेल में पढ़ सकते हैं। कल शायद ये बात हो रही थी कि हमारे पास ब्रेल बुक्स की कमी है, बहुत सारी ब्रेल बुक्स हमें नहीं मिलती हैं, और कॉलेजेस में भी जो कुछ दिया जाता है वो टाइप करके दे दिया जाता है, ब्रेल में नहीं अवेलेबल होता है। तो जो भी टाइप्ड चीज आपको कॉलेज से मिलती है या कोई भी ई टेक्स्ट मिलता है, कहीं से भी आप डाउनलोड करते हैं, तो उसको सिर्फ BRF में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद उसको ऑर्बिट रीडर में कंप्यूटर से कनेक्ट करके डाल लीजिए और उसके बाद खुद उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये परेशानी नहीं रहेगी कि आपको जो टाइप्ड मटेरियल मिला है वो आप पढ़ नहीं सकते, या जो सर्कुलर मिला है उसको आप पढ़ नहीं सकते। बहुत सारी हमारी परेशानियां इस ऐसे डिवाइसेस से दूर हो जाती हैं। और फिर सबसे अच्छी बात है कि ये पेपरलेस है और इसमें हजारों बुक्स आप सेव करके रख सकते हैं, बहुत सारा मैटर इस पे आप सेव करके रख सकते हैं। 32 GB मेमोरी का इसका सपोर्ट है, और आप जानते हैं कि कितनी छोटी होती हैं ई टेक्स्ट की फाइलें, तो इसमें वो परेशानी भी नहीं है, बहुत बुक्स आप इकट्ठी करके रख सकते हैं। तो ये तो बात हुई ऑर्बिट रीडर की। लेकिन फिर भी ब्रेल में कुछ समस्याएं निश्चित रूप से हैं जिनका हमें जिक्र करना चाहिए। तो बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी हमें चर्चा आज करनी है, जो ब्रेल से संबंधित हैं और जिनके बारे में हल्की फुल्की चर्चा कल भी हुई थी। तो इसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। तो एक आजकल कल संगीता जी ने भी कही थी कि टॉकिंग बुक्स के थ्रू पढ़ना या ऑडियो बुक्स, ऑडियो मटेरियल बहुत तैयार किया जा रहा है, उसके थ्रू पढ़ाई करना ऐसे हम ये तो नहीं कह सकते कि मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साइंस और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीज़ों को ऑडियो में पढ़ना, जो लोग इन सब से डील करते हैं वो जानते हैं कि कितना मुश्किल है। मैथ्स का कोई सवाल अगर आपको ऑडियो में सिर्फ बता दे तो आप सारी बातें, सारा डेटा याद नहीं रख पाएंगे, अनलेस कि वो ब्रेल में या प्रिंट में आपके सामने लिखा हुआ नहीं है। इसी तरह से बहुत बड़ा कोई स्टैटिस्टिक्स का टेबल है, टेबल के फॉर्म में डेटा है बहुत सारा, तो वो सिर्फ बोल के सुनाने से उसका कुछ फायदा होता नहीं है। ऐसे ही लिंग्विस्टिक्स में, भाषा विज्ञान में, इसकी चर्चा कल संगीता जी ने भी की थी कि एग्जैक्टली परेशानी होती है थोड़ी सी अगर ऑडियो में आप किताबों को सुने। हालांकि एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने एक्सेसिबिलिटी या सुगम्यता पर बहुत ध्यान दिया है, और जितना उनको समझ में आया उन्होंने एक सुगम्य पुस्तकालय ऑनलाइन रखा है, जिसमें कई लाख किताबें अब तक आ चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर किताबें ऑडियो फॉर्मेट में ही हैं। BRF यानी कि ब्रेल फॉर्मेट में बहुत कम किताबें वहां अवेलेबल हैं। उसकी मेंबरशिप, जो लोग भी, आप लोग जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं और उसकी मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो NGOs हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से किसी से भी कांटेक्ट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे इसकी मेंबरशिप के लिए। और ये मेंबरशिप फ्री है, सिर्फ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है डिसेबिलिटी का, वो भी ऑनलाइन भेजना होता है, तो उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर, जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लाइब्रेरी का, उनके लिए तो अच्छी बात है ही, जो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं उनको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। बहुत सारी सिलेबस की मैंने BA और MA लेवल की बुक्स देखी, हिंदी की, पॉलिटिकल साइंस की, और बहुत सारी हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने एक एक सब्जेक्ट तो नहीं देखा, लेकिन उसमें हाँ काफ़ी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हम लोग लेते हैं उनसे संबंधित बहुत बुक्स अवेलेबल हैं। किसी किसी की ज़रूर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वॉलंटियर करते हैं इसमें लोग पढ़ने के लिए, ऑडियो बुक्स पढ़ने के लिए लोग वॉलंटियर करते हैं, तो कुछ तो उनके
उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छे होते हैं कुछ लोगों के बहुत अच्छे नहीं होते, पर वो रिकॉर्ड जैसा भी होता है हो जाता है, लेकिन काम तो एटलीस्ट चलता है। काफी फायदा फिर भी होता है, तो इसका फायदा जरूर आप लोग उठाइए। तो ये बात भी मतलब आधुनिक समय में हो रही है। फिर उसके अलावा एक मैंने कहा था सॉफ्टवेयर है जो प्रिंटेड मटेरियल को ब्रेल में कन्वर्ट करता है और ब्रेल मटेरियल को प्रिंट में कन्वर्ट करता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है डक्सबरी। duxbury.com एक वेबसाइट है, वहां से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेजेस के लिए खास तौर पे एनेबलिंग यूनिट आप लोग चलाते हैं तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ऑर्बिट रीडर पर कुछ लिख के लाए और उसको आपको प्रिंट में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकें, और कोई लोग अगर प्रिंट में कुछ देना चाहें विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को तो वो ब्रेल में कन्वर्ट करके बीआरएफ नाम का फॉर्मेट होता है जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। तो टू वे कन्वर्ट करता है ये फाइलों को। ज़्यादातर टेक्स्ट फाइलें डक्सबरी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, तो आप लोगों को ज़रूर ये वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। एनेबलिंग यूनिट जो लोग भी आप में से देख रहे हैं टेक्निकल चीज़ों को, उन लोगों को ये विजिट करनी चाहिए और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा एक बुक रीडर बना हुआ है जो लोग ब्रेल में नहीं पढ़ते, क्योंकि ब्रेल में एक तो पढ़ने की स्पीड बहुत धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे कल ही एक केस आया था जिनकी परेशानी थी कि सेरेब्रल पैल्सी थी शायद उनको, तो वो ब्रेल सीख ही नहीं पाई। ऐसी परेशानी जिनको भी होती है उनके लिए बहुत सारे डिवाइसेस बने हैं जिनके थ्रू आप ई टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, और भारत की लगभग सभी भाषाओं को ऐसे जो मशीन्स हैं वो सपोर्ट करती हैं, और बहुत छोटे मोबाइल हैंडसेट जैसी वो छोटी सी डिवाइस है जिससे भारत की भाषाएं और अंग्रेजी और बहुत सारी वेस्टर्न भाषाएं भी वो पढ़ सकता है। तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि जो बुक्स ब्रेल में आपको अवेलेबल नहीं है वो बुक्स ई टेक्स्ट के थ्रू उसमें डाल दीजिए, तो आप उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। एक एक सेंटेंस करके पढ़ना चाहें, एक एक कैरेक्टर करके पढ़ना चाहें, एक एक वर्ड करके पढ़ना चाहें, तो उसमें सारी नेविगेशन फैसिलिटीज़ हैं। आप जिस ढंग से भी पढ़ना चाहें उस ढंग से, या लगातार बस सुनते ही रहना चाहें तो वो तरीका भी उसमें है। आपको कुछ नहीं करना, बुक वो चलाता रहेगा, बीच में जहां रोकना चाहें बुक मार्क लगा दें। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है आजकल पढ़ाई करने के लिए, जो ब्रेल के विकल्प के रूप में। हायर एजुकेशन में सारी किताबें ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती, आप लोग जानते ही हैं, तो उसके विकल्प के रूप में ये है। इसमें से एक डिवाइस मुझे बहुत अच्छा लगा जिसका नाम है ईवो E10, EVO और E10। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कई फैसिलिटीज़ हैं। मतलब एक कैलकुलेटर है इसमें, एक छोटा सा टाइम बताने का है, मतलब घड़ी है इसमें कह सकते हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ब्रेल बुक्स भी इसमें पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स भी पढ़ सकते हैं और टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ सकते हैं। दोनों किस्म की बुक्स ये पढ़ के आपको सुनाएगा। तो ये बात तो रीडिंग मटेरियल की हो गई। अब ब्रेल सीखने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर वो कांटेक्ट करें, वो कल वाली जो परेशानी थी जिनको मल्टीपल हैंडीकैप था, वो अगर कांटेक्ट करें तो मैं ये लक्षिता ग्रुप को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉलेज में ऑर्बिट रीडर खरीदें। और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से मैंने बात की थी, वहाँ एक टीचर हैं हमारे जान पहचान के, तो वो ये कह रहे थे हम किसी को भेज देंगे जो नॉमिनली कुछ उसको पे कर दीजिए पर डे के हिसाब से, आप वो आके वहाँ पे आपको ब्रेल ज़रूर सिखा देगा जो सीखना चाहते हैं उनको, कॉलेज में ही आके, या जो शायद वो रामलाल कॉलेज में थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उनको ये बात पहुंचा दीजिए। अगर उनके कॉलेज में भी एनेबलिंग यूनिट है या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है
तो उसके थ्रू उनकी प्रॉब्लम जरूर रिजॉल्व हो सकती है। अच्छा, तो एक तो ये जो सेंसरी, क्योंकि ब्रेल है, हम टच से काम करते हैं, ब्रेल का सारा संबंध छूने से है, स्पर्श से है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों की, तो स्पर्श की क्षमता में कमी आती है। जैसे उम्र बहुत ज्यादा बढ़ने से सीनियर सिटीजन्स में दृष्टि बाधिता आ जाती है हल्की फुल्की, या बहुत ज्यादा टीवी देखने से, बहुत ज्यादा मोबाइल पे काम करने से कुछ चश्मा वगैरह लग जाता है। तो उसका तो इलाज करके चश्मा लगा के काम चला लिया, लेकिन स्पर्श की क्षमता यदि कम हो जाए, उंगलियों में रक्त की कमी होने से, रक्त के प्रवाह में कमी होने से, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा, वो धीरे धीरे एजिंग के साथ साथ थोड़ा सा उंगलियों में वो नहीं रहता जो पहले होता है, और कई बार वो ऊपर की चमड़ी सूख भी जाती है। आपने देखा होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन भी कई बार उनका नहीं हो पाता। इसी तरह से ब्रेल टच, जो हमारी डॉट्स को पहचानने की क्षमता है छूकर स्पर्श के द्वारा, वो भी कम होती जाती है धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में ये जो ब्रेल डिस्प्ले डिवाइसेस आए हैं, जिनके डॉट्स अच्छे, मतलब नॉर्मल डॉट्स की अपेक्षा ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं ये सेंसरी जो इश्यूज आते हैं उनको दूर करने के लिए। तो इन मशीनों का, ब्रेल डिस्प्ले मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेल डिस्प्लेज को आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स के साथ अटैच कर सकते हैं, और जितने भी ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाली मशीन्स होती हैं और जो काम करती हैं ई टेक्स्ट के थ्रू, उन सब के साथ इनको आप अटैच कर सकते हैं, और ब्रेल डिस्प्ले के द्वारा जो डेटा स्क्रीन पे आ रहा है उसका इनपुट सिर्फ चेंज हो जाता है, ब्रेल इनपुट में वो डेटा आपको प्राप्त हो जाता है। तो इनका इस्तेमाल भी आमतौर पे बहुत सारे कॉलेजेस ने ये किया है, जो ब्रेल डिस्प्ले खरीदा है। अगर लक्षिता ने नहीं खरीदा है तो इनको भी ये मुझे लगता है खरीदना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे आजकल स्कैनर्स आ गए हैं जो खाली स्कैन ही नहीं करते, बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, और स्कैन करके अगर इंग्लिश में है कोई मटेरियल तो उसको हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट भी करते हैं। तो अगर कोई सर्कुलर इंग्लिश में है और किसी विजुअली इम्पेयर्ड आदमी को वो सर्कुलर आप हिंदी में प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो उसको आप स्कैन भी कर सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। हालांकि वो ट्रांसलेशन वैसा ही होता है जैसे गूगल के थ्रू जो लोग ट्रांसलेशन करवाते हैं वो जानते होंगे कि उसमें समस्याएं भी आती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बात तो समझ में आ ही जाती है। तो ऐसे जो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि सभी इनेबलिंग यूनिट्स को, ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जैसी जो मशीन्स हैं, जैसे काइबो की आजकल बहुत चर्चा चल रही है, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने वो चीज़ देखी है या नहीं। वो एक किस्म का स्कैनर है और वो उसका सॉफ्टवेयर आप मोबाइल पे ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इमेज आपने देखा होगा व्हाट्सएप के थ्रू गुड मॉर्निंग मैसेजेस लोग भेज देते हैं, जो एक बेसिकली इमेज होती है जो हमारा टॉकिंग सॉफ्टवेयर पढ़ नहीं पाता। तो ऐसी हालत में फिर वो काइबो या इससे जुड़ी हुई और दूसरी जो ऐप्स हैं वो बता पाती हैं कि ये एग्जैक्टली इमेज में क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये है कि इमेज में कोई टेक्स्ट की आप फोटो खींच के शेयर कर देते हो अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या मोबाइल के थ्रू, तो उसको पढ़ने के लिए ये काइबो या दूसरी और बहुत सारी ऐप्स हैं। एक आईडी प्रो है, इनविजन एआई है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो इमेज में टेक्स्ट को एनालाइज करके उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि आपके एनेबलिंग यूनिट में होना चाहिए, जिससे कि लोग जिनकी समस्याएं होती हैं वो इसका फायदा उठा सकें। एक चीज मैं लास्ट में आपको और बताना चाहूंगा कि ब्रेल की जो हमारी रीडिंग स्लो होने से नुकसान क्या होता है। जब कोई, आपने देखा होगा खासतौर पे जो लर्निंग को समझते हैं, एक निश्चित समय में अगर पूरा सेंटेंस आप नहीं पढ़ पाते तो सेंटेंस के पीछे का पोर्शन दिमाग भूल जाता है और प्रॉपर इन्फरेंस नहीं मिल पाता।
जैसे आप एक सिंपल सा देश सेंटेंस में बोलता हूँ, राम 14 साल तक वनवास, अगर इतनी स्लो में पढ़ूंगा तो एग्जैक्टली मुझे समझने में दिक्कत होगी। इस बात को वो लोग महसूस करते हैं जो ब्रेल में पढ़ते हैं लेकिन उनकी रीडिंग की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है और वो स्लो पढ़ पाते हैं। तो खासतौर पे जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनको वो ठीक से इन्फर नहीं कर पाते, ठीक से समझ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में भी जो कंप्यूटराइज्ड ब्रेल है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रेल डिस्प्ले, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो क्योंकि इनके डॉट्स बहुत उभरे हुए होते हैं और बहुत स्पीड से ये पढ़े जाते हैं, नॉर्मल पुस्तकों की अपेक्षा इसमें पढ़ने की स्पीड निश्चित रूप से ज्यादा होती है। इनका एक ही ड्रॉबैक है कि एक टाइम पे आपको एक ही लाइन डिस्प्ले पे रहती है, तो बार बार एक हाथ सिर्फ इसी में लगा रहता है कि आप जल्दी जल्दी लाइन चेंज करते रहो। और सस्ते वाले जो ब्रेल डिस्प्ले हैं उसमें तो एक बार में शायद 20 कैरेक्टर्स आते हैं, तो 20 कैरेक्टर के तो 2-3 बार लाइन चेंज करने से हमें एक पूरा सेंटेंस हो पाता है। लेकिन जो महंगे ब्रेल डिस्प्ले सिस्टम्स हैं उसमें 40, 60 या ऐसे कैरेक्टर्स भी आते हैं, या 2 लाइनों वाले भी हैं। तो खैर ये कितना पैसा कोई खर्च कर सकता है उस पर निर्भर करता है कि आप क्या चीज आपको मिलेगी। अच्छा, बल्कि बुक्स वाला जो बड़ी भारी बुक्स हो जाती हैं ब्रेल की, वो समस्या तो बता ही दी थी कल संगीता जी ने, तो उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। और कॉस्टलियर पेपर के बारे में भी संगीता जी ने कल बता ही दिया है। अब एक समस्या आ रही है आजकल, जो मैं बहुत सारी जो ब्रेल से संबंधित चर्चाओं में सुनता रहता हूँ, नए नए बहुत सारे सिंबल्स भाषाओं में आते रहते हैं। जैसे कि आ और ओ के बीच का एक ध्वनि आई है, डॉक्टर, मॉनसून। इसके लिए डॉक्टर पे ड पे कौन सी मात्रा लगाई जाए, इसके लिए एक नया सिंबल आ गया है। तो ऐसी स्थिति में ब्रेल में तो कोई पहले अप्रूव्ड ऐसा था नहीं, मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई नया आवाज, नई ध्वनि हमें उसका सिंबल बनाना पड़ेगा। हमने तो हिंदी के अक्षर जो बनाने थे बना दिए। तो जो नए सिंबल्स हैं ब्रेल में, उनकी परेशानी हमेशा रहती है। यूनिफॉर्म अंग्रेजी में तो एक पूरी कमेटी बनी हुई है, वो लोग नेमेथ कोड बनाने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। तो इंग्लिश ब्रेल को तो देख लेते हैं, कोई नई चीज आती है तो वो एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे हिंदी में ये परेशानी है। भारत में ब्रेल कमेटीज हैं जो जिनकी मीटिंग भी होती रहती है, लेकिन इस चीज का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता कि जो नए सिंबल्स और नई ध्वनियां आ रही हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है। जैसे गजल में जा पे आप जा को जा लिखना चाहें तो एक नुक्ता लगा देते हैं। ब्रेल में इसके लिए कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, सब लोग अपने अपने ढंग से कुछ करते हैं। तो इन चीजों के लिए जरूर ब्रेल कमेटीज को काम करना चाहिए और हम सबको मिलकर इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये क्योंकि आधुनिक समय की समस्याएं हैं, इन पर अभी ध्यान लोगों का कम गया है, क्योंकि लोगों का काम चलता जा रहा है तो कोई विशेष ध्यान नहीं देते। इसके अलावा मैथमेटिक्स और साइंस की नोटेशंस होती हैं, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, वो जानते हैं बहुत सारे साइंस होते हैं, अल्फा गामा बीटा क्या क्या होते हैं, और उनका ब्रेल में निशान बन भी गए हैं, लेकिन वो भारत में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। हालांकि कंप्यूटर प्रिंटर से अगर आपको प्रिंट करना है तो वो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि नेमेथ कोड वालों ने सारे साइंस बना दिए हैं, लेकिन इंडिया में वो पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। और ख़ास तौर पे जैसे आजकल आपको किसी को अपना ईमेल लिख के देना है तो उसमें एट के लिए एक साइन है जो कि ब्रेल में अवेलेबल नहीं था, अब धीरे धीरे आ रहा है। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ, एट के लिए असाइन किया गया है .4। तो ऐसे ही जब कोई आप लिंक प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो HTTP लिखने से पहले एक निशान बना देते हैं, तो ब्रेल में उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो जो नए साइंस आ रहे हैं ब्रेल में, उनको पॉपुलराइज करने के लिए भी हमारी एनेबलिंग यूनिट्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, और उनको सबसे पहले तो खुद अपडेटेड रहना चाहिए, ब्रेल कमेटी से जुड़े रहना चाहिए। और दूसरा,
अपने जो कॉलेज से में जो लोग भी आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ी परेशानी है, हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कई लोग प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी समस्या आती है कि जब वो कंप्यूटर स्क्रिप्ट्स कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो खाली बैठे हैं, उनको कोई कोड है ब्रेल में लिखना है, तो फिर उसके लिए उनके पास अभी फिलहाल एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है। तो उस सिस्टम पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। म्यूज़िक नोटेशन एक बार बनी थी, म्यूज़िक की आपने जो लोग म्यूज़िक जानते हैं, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति है, इसका ब्रेलीकरण भी करने की कोशिश की गई। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति है। कर्नाटक में तो सारा म्यूज़िक आप देखेंगे तो लिखा ही हुआ होता है। तो इसको कोशिश की गई थी इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की, देहरादून का जो ब्रेल प्रेस है वहाँ से। और एक बार एक छोटी सी कुछ पुस्तिका सी बनकर आई थी, उसके बाद उसकी आगे चर्चा नहीं हुई, ना ही उसे पॉपुलराइज किया गया। तो जो लोग मेरे जैसे म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें बहुत समस्या आती है। तो एग्जैक्टली इसके लिए हमें दूसरों पर ही अब तक निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि संगीत की स्वरलिपि अभी तक ब्रेल में नहीं बन पाई है। तो ये सब चीज़ें हैं लास्ट में जो मैंने बताई, जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ये सही है कि आजकल अच्छी बातें भी बहुत हुई हैं, मतलब जो निराशावादी बातें मैंने लास्ट में बताई उनका मतलब ये नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई हैं। लेकिन ये कुछ जिसको हम कहते हैं ना कि बाधाएं, कुछ समस्याएं हैं जिनको हमें जल्दी ही दूर करना चाहिए, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की जो प्रगति का मार्ग है वो अवरुद्ध ना होने पाए। अब मुझे लगता है कि 5 बजने के करीब है समय, तो आप लोग अगर इस जो कुछ भी मैंने कहा है उससे संबंधित कुछ बात पूछना चाहें तो मुझे प्रसन्नता होगी, और देखूंगा मैं कितनी बातों का जवाब दे पाता हूँ। एक किस्म से मेरा टेस्ट ले लीजिए अब आप लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, इस व्याख्यान से मैं तो बहुत लाभान्वित हुई हूँ, और मैंने बहुत ध्यानपूर्वक कल भी और आज भी बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को सुना है। ये वाली चीज जो ये समस्या आप बोल रहे हैं, ये सचमुच डॉक्टर वगैरह वाली जॉ वाली समस्याएं हैं, और इस पे वो ब्रेल कमेटियां कौन है उनकी जानकारी मुझे नहीं है, तो मुझे जानकारी नहीं है। भविष्य में हम जरूर ऐसा प्रयास करेंगे, लेकिन वो मेरे प्रयास कहाँ पे जाके खड़ा होगा ये मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी यूनिट को चला रही तो उनकी समस्याओं को समस्याओं से जुड़े विषयों को रखना मेरे को जरूरी लगता है कि उन विषयों को रखा जाए, एटलीस्ट उस पर सोचें लोग। जितने उपकरण आपने बताए हैं इसमें से ऑर्बिट रीडर ऑर्डर कर दिया सर, आ चुका है, बस उसका इस्तेमाल करना मेरे को सीखना पड़ेगा। कोई नहीं, वो मैं कभी आपको जरूर कॉलेज में आके, या आप कभी इधर आ जाएंगे तो आपको बता दूंगा मैं उसका। जी, तो ये क्योंकि ये बात सही है कि हम केवल ब्रेल या केवल उपकरण के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इन दोनों के बीच में संतुलन बना करके ही हमारी जो समस्याएं हैं निकल सकती है। एक और सर मेरे मन में आप बोल लेते थे क्योंकि आपने बोला कि ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसमें सारी भाषाओं को, तो एकदम मेरे दिमाग में आया, मतलब आ भी रहा था और फिर मैं सोच रही थी बेकार है कराना, कि जैसे आजकल जर्मन, स्पेनिश, इन भाषाओं का, फ्रेंच भाषाओं का बड़ा कोर्स चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो दृष्टिहीनों को हम ऐसा कोई कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या कराएं। शेष ये अगले कार्यक्रम कैसे डिजाइन होंगे ये तो हमारी यूनियन के मेंबर यहाँ जुड़े हैं, वही सोचेंगे कि आगे का क्या डिजाइन किया जाए। क्योंकि जैसे इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि एनेबलिंग यूनिट है ही इसीलिए कि इनकी समस्याओं पे हम बात करें, उनका सॉल्यूशन निकालें। आप लोगों के जो प्रश्न हैं आप बताएं ताकि सर उसका जवाब दें। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मेरा नाम दीपक कुमार है सर, और मैं खालसा कॉलेज से एमए कर रहा हूँ, एमए हिंदी।
सर मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे चिन्ह ऐसे हैं जो साइन है जो ब्रेल में नए आए हैं, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वो हम मैं सीखना चाहता हूँ तो कहाँ से सीख सकता हूँ? जी, मैं बता देता हूँ आपको। NIVH ने, क्योंकि NIVH एक नोडल एजेंसी है ब्रेल साइनेज की इंडिया में, तो इन लोगों ने जितने एनजीओज थे मैंने भी एनजीओज के ही थ्रू देखा था, जितने भी एनजीओज थे सबको एक बहुत बड़ी बुक सी भेजी थी जिसमें ये नए साइंस जो खासतौर पे जो इंडिया में चल रहे हैं, साइंस के, मैथ्स के और कुछ थोड़े से कंप्यूटर के, वो साइंस मैंने देखे थे। और मैंने वो कल जो संगीता जी बोल रही थी उनके सेंटर पे जाके देखे थे बिहार में। तो अब आप कहाँ पे किस संस्था में जाके देखना चाहेंगे? शायद यहाँ दिल्ली में जो संस्थाएं हैं उनमें दिल्ली में सर। जाके आप पता जी, कीजिए। संस्थाओं दिल्ली को में। देती है अभी भी, NIVH से अगर मांग की जाए तो जी, संस्थाओं को देती है, व्यक्ति को नहीं देती। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन संस्थाओं को साइनेज लिस्ट देती है। एक्सक्यूज मी सर, ये सक्षम में प्रोवाइड की जाती है। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये आपने जानकारी बढ़ा दी हमारी। सक्षम वालों से आप ले सकते हैं, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। जी धन्यवाद सर। एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और सर मैं एक चीज़ पूछना चाहती, आपने ऑर्बिट रीडर के बारे में बताया तो वो तो मतलब काफ़ी अच्छे से समझ आया कि हाँ कैसे प्रिंट को है ना ब्रेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो ब्रेल है उसको प्रिंट में। लेकिन आपने एक वेबसाइट के बारे में बताया था, डॉकवरी आई थिंक। डक्सबरी, यस। अच्छा, डक्सबरी। तो सर मैं उसके बारे में तो क्लियर मुझे समझ नहीं आया। एग्जैक्टली, डक्सबरी वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू इंग्लिश ये प्रिंट से ब्रेल और ब्रेल से प्रिंट में चीजें कन्वर्ट होती हैं। आप समझ गए ना? जैसे डक्सबरी वो सॉफ्टवेयर है जो, अगर जैसे आप ब्रेल प्रिंटर में कोई प्रिंटेड बुक है जिसको आप ब्रेल में करना चाहें, तो पहले डक्सबरी के थ्रू उसको BRF नाम के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तभी ब्रेल प्रिंटर उसको आइडेंटिफाई करेगा प्रिंट करने के लिए। क्लियर है बात? सर मैं ना अभी भी नहीं समझ पाई, जैसे कि कोई अदर सॉफ्टवेयर होता है तो उसे तो हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाउनलोड कर हाँ, सकते वो हैं। भी कंप्यूटर हाँ, लैपटॉप में डालना पड़ेगा। या कंप्यूटर में भी डल जाएगा, वो लैपटॉप में भी डल जाएगा, बिल्कुल। पीसी में विंडोज का वो सपोर्ट करता है, विंडोज उसको सपोर्ट करता है। तो duxbury.com से वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कीजिए, कंप्यूटर पे डालिए, और उसके बाद जो भी आपके पास प्रिंटेड फाइल है उसको खोलिए उसमें, और वो बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको दिखा देगा BRF के, जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या BRF से उसको प्रिंट में कन्वर्ट कर सकती हैं, टेक्स्ट में। सर एक्चुअली ये ऐसा विषय ना कि इनको प्रैक्टिकल बच्चे जब करेंगे, वैसे मुझे समझ आ रहा है जो आप समझा रहे हैं। हालांकि कंप्यूटर की पकड़ मेरी थोड़ी कम ही है, काम चला हुआ है। लेकिन ये हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही कारण है कि वो ब्रेल जो है उनको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, जबकि ब्रेल भी कंप्यूटर के बराबर ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे ये आप प्रैक्टिकल करना, और कुछ दिक्कत आए तो आप पूछ सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। duxbury.com खोलिए, आप उसमें डाउनलोड कीजिए। उसमें परेशानी यहाँ वो क्रैक वाली बात करनी नहीं चाहिए। वो सब्सक्रिप्शन, दो बातें हैं, जैसे जॉज फ्री वैसे भी मिलता है, और आपको खरीदना, मतलब जब आप किसी संस्था के लिए लेंगे तो खरीदना चाहिए आपको। तो डक्सबरी भी फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, शेयरवेयर नहीं है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पैसे देके। कितने पैसे का है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जानते हैं इंडिया में विंडोज पायरेटेड ही खरीद रहे हैं लोग। एक्चुअल में तो वही खरीदते हैं जो लैपटॉप के थ्रू जिनको मिल ही जाती है। सर हम लोगों ने ये जॉस खरीदा, परचेज किया कॉलेज ने। हाँ। तो और आपको अब वो अपडेट करने के लिए फिर पैसा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो जहाँ इतना पैसा खर्च होता है, कॉलेज इतने साइटेड बच्चों पे खर्च करता है, तो हमारे लिए जो तो है वो यूजीसी से डिमांड करे ना। जॉज का कंप्लीट इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जॉज 21 में एक बहुत अच्छी चीज आ गई है। मैं चलो बात जॉज की चल पड़ी है। ये सर बता दीजिए मुझे। तो जो कैप्चा पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती थी अभी तक, जितने लोग ये कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो जानते होंगे कि कुछ वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए आपको कैप्चा
एंटर करना होता है। वहां पे कैप्चा में कोई इमेज में कुछ कैरेक्टर्स लिखे होते हैं जी जो जी जी आपको जी 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 पढ़ के एंटर करना ये होता है। बहुत बड़ी समस्या थी सर पहले। तो अब आपको, अगर आपने जॉज 21 डाउनलोड जी कर जी लिया है और इंस्टॉल कर लिया है तो आप उसका कीबोर्ड कमांड समझ लीजिए। कैप्चा पे कर्सर रख के, जो भी ग्राफिक बोलता है ना वो कैप्चा, जी वहां जी पे कर्सर रख के इंसर्ट स्पेस दबाएं, पी दबाएं और सी दबाएं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बोलेगा एनालाइजिंग इमेज, जॉज बोलेगा एनालाइजिंग इमेज। उसके बाद आपका बोलेगा शो मोर रिजल्ट्स। तो जैसे उस पे आप एंटर मारेंगे, जो भी लिखा होगा वो उस पढ़ के सुना देगा। उसको आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। एक एक कैरेक्टर, कईयों में कॉपी को एक्सेप्ट नहीं कर, पेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता कई वेबसाइट पे, तो उसमें आप एक एक कैरेक्टर पढ़ के लिख सकते हैं। ओ तो वो कमांड आपको याद रखनी चाहिए, इंसर्ट स्पेस पी सी। इंसर्ट स्पेस एक साथ दबाना है, पी और सी आराम आराम से दबा सकते हो आप। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर ईमेल वगैरह या कुछ बनाते हैं तो लोग बहुत परेशान होते हैं तो अब कि इसको आप याद रखिएगा। ऐसी बहुत सारी नई चीजें आई हैं, ये मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। जी जी। बल्कि हम लोग वो कह भी सकते हैं कि अपडेट कराने के लिए कि ये नया वो ले लिया जाए। 2021 में करा लीजिए। अब तो 2022 आने वाला है, थोड़े टाइम और रुको, बेटा वर्जन आ चुका है यस यस, तो 22 वेट का। कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। जी जी। और कोई प्रश्न किसी बच्चे का? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम मुस्कान है, मैं मिरांडा हाउस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि हम किसी भी बुक को बीआरएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर क्या हमारे पास जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स होती हैं उनको भी हम कन्वर्ट कर जी सकते हैं जी, वही बीआरएफ फॉर्मेट डक्सबरी में? वाले सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिए, यस उसमें सर। पीडीएफ को खोलिए, उसके बाद कन्वर्जन ऑप्शन वो दिखा देगा। बीआरएफ भी उन फाइलों में है जिनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। श्योर, बताइए। सर एक्चुअली मुझे बहुत सारी बुक्स को ब्रेल में कन्वर्ट करवाना है, तो मैंने काफ़ी संस्थाओं से बात की। जैसे हरियाणा में सोनीपत है, वहाँ पे सक्षम हाँ सक्षम से मैंने बात की, डीयू में जो सक्षम है उससे भी बात की। तो सर वो सब बोल तो देते हैं कि हाँ हम कर देंगे, आप बट खुद कर जैसे लीजिए, ही बात ही खत्म हो जाती है। सर सर बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ हाँ, ना, मैं उनको बुक्स अपनी भेजती हूँ, वो मना कर देते हैं। या तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इसमें कोई अच्छा, प्रॉब्लम है मैं समझ गया। आप तो अपनी प्रिंटेड बुक, मतलब जो आपका प्रिंटेड वर्जन है, जो ई टेक्स्ट नहीं है, वो वाली यस सर। भेजिए। तो उसको पहले स्कैन कीजिए। पहले किसी, आजकल प्रोफेशनल स्कैनर्स आ गए हैं जो यस आपके सर। लिए स्कैन कर देते हैं। आपको, ये आपके कॉलेज में भी अच्छा स्कैनर होगा जो बहुत स्पीड से स्कैन कर देगा। पहले वो हाँ बुक, हाँ, मुस्कान को तो कीबोर्ड डिवाइस है सर हमारे पास। हाँ, तो बस उससे आ, स्कैन कीजिए पहले आप। इनको आईएएस की तैयारी करना है इस बच्चे को, हाँ तो हाँ, ये आईएएस की वजह से ही शायद इतनी चिंतित और नहीं नहीं परेशान है। तो नहीं, बिल्कुल। यस देखिए आप, अगर आपके पास टाइम नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो प्रोफेशनल स्कैनर्स भी मिलते हैं, मतलब जो पैसे लेके आपका सारा काम बहुत अच्छे तरह से स्कैन करके एडिट भी कर देते हैं। तो जब स्कैन यस सर, मैं करके, वो भी करवा सकती हूँ, बट इसके लिए भी मुझे मतलब मैंने नैब से भी बात की, सक्षम से भी। हाँ, नहीं, और ये इन लोगों के पास टाइम नहीं होता। प्रोफेशनल, आप सर्च करो कंप्यूटर पे प्रोफेशनल स्कैनर्स, क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करते थे तो हमें बहुत सारी यस बुक्स सर। पढ़नी होती थी। अगर इन संस्थाओं के चक्कर में रह जाते तो हमारी पीएचडी खत्म ही नहीं हो पाती। यस सर, अब मैंने बात करना ही उनसे बंद कर दिया क्योंकि मेरा कोई भी काम नहीं हो पा मैं रहा। आपको आसान तरीका बताता हूँ, थोड़ा इसमें खर्चा जरूर होता है लेकिन काम यस फटाफट सर। है। आप प्रोफेशनल स्कैनर सर्च कीजिए, किसी एक से अच्छी तरह से बात कर लीजिए, अपनी सारी परेशानी बताइए, मेरी इतनी बुक्स हैं, आपको स्कैन करनी है, कितने पैसे लोगे, साफ सुथरी बात। कहानी कहानी खत्म। है नहीं ना? सही, अपना या रास्ता इजी करिए और क्या। जैसे अपना स्कैन हो रास्ता जाए इजी उसके करिए। बाद पीडीएफ जब बन जाएगी तो आप अपने आप डक्सबरी से कन्वर्ट कर लो। थैंक यू सो मच सर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नहीं नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए नहीं तब बोलना। सर, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि हमारे यहाँ प्रॉपर लैब है, लाइब्रेरी है हाँ हाँ और रिसोर्स पर्सन भी है, हाँ पर हाँ। रिसोर्स पर्सन बहुत व्यस्त रहते हैं तो शायद इतना टाइम निकाल नहीं नहीं नहीं, पाते हम सब लोग लोग के आप लिए। रिसोर्स पर्सन बन जाएंगे, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, कोई परेशानी जी जी। और मैं चाहती हूँ कि सभी रिसोर्स पर्सन बन जाए ताकि हमें किसी रिसोर्स पर्सन की जरूरत ही ना क्योंकि किसी एक पे डिपेंड वाकई हम नहीं कर सकते, हमेशा हो। वो खाली रहे जरूरी नहीं है। जी। तो अच्छा आपने सुझाव दिया। और कोई बच्चा, किसी और का प्रश्न?
बताइए। सर मतलब आपने इतनी सारी बातें बताई सर, वो तो ठीक है, लेकिन सर जहाँ तक कि मैं ये उम्मीद करती हूँ, हो सकता है शायद मैं गलत भी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मतलब वो कोई भी चैलेंजेस बच्चे होते हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादातर एक लोअर स्टाटा से ही बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक मतलब इतनी ज़्यादा रेट की कोई डिवाइस या फिर कुछ परचेज करना उनके लिए या फिर हमारे लिए काफ़ी मतलब एक टिपिकल काम हो जाता है, वो भी मैं आपका बिना पॉइंट समझ कुछ गया। इनफैक्ट आप कहना ये चाह रही हैं कि निश्चित रूप से इकोनॉमिकली जो वायबल यस नहीं है यस सबको मैं खरीदना ना, सीधी सी बात ये है। यस सर, ये हर मेरा भी ऐसा प्रश्न था सर। तो इसीलिए कॉलेजेस में इनेबलिंग यूनिट्स बने हैं और इसीलिए एनजीओज हैं, इसीलिए सरकार बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज करती है। और एक कुछ कितना पैसा सब्सिडाइज करती है अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करना चाहें, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा है। पहले तो शायद कितने शायद थे, शायद 6-7 हज़ार रुपए करती थी सरकार सब्सिडाइज। वो कुछ स्कीम थी, वो अगर आप सर्च करेंगे इसमें इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए डिसेबिलिटी वाले ग्रुप को क्या सब सब्सिडाइज्ड अमाउंट कुछ मिलता है सर जैसे। अभी 5000 है क्योंकि मैं ऑर्बिट रीडर परचेज कर रही हूँ, तो नहीं नहीं, वो इस तो उनका अपना अलग है, वो अलग है, वो सक्षम वगैरह जो या नहीं दूसरे सर, लोग, मतलब यस, मैंने जो ऑर्बिट वो रीडर तो कॉमन कंपनी है, है वो वहाँ पे। कॉमन है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये अलग है सब्सिडी। ओके सर। ये उसके उसमें उसके थ्रू आती है, जो एक वो ट्रस्ट सा कुछ बनाया नहीं था डिसेबिलिटी वालों के लिए, कुछ ट्रस्ट बनाया था, मोदी ने घोषणा की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 15 अगस्त को, 2-3 साल पहले कुछ ट्रस्ट बनाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो सर्च करने से मालूम हो जाएगा। कुल मिला के वो सब्सिडी कुछ मिल सकती है आपको उस पर, अगर आप बात करें तो। और बाकी एनेबलिंग यूनिट्स तो हैं ही, उनसे आप थोड़े टाइम के लिए बोरो करो, रास्ते तो निकालने पड़ेंगे ना हमें। यस सर। सर मुझे एक पता नहीं मुझे ये कहना उचित होगा या नहीं, आप बड़े हैं, आप खुद ही जवाब दे दीजिएगा कि मुझे लगता है अ, हम दुनिया भर की अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और जहां अपने उपकरण की बात आती है, फैमिली में साइटेड बच्चे के लिए भी तो फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो फैमिली वाले इन बच्चों को भी तो सपोर्ट करें। अधिकांश फैमिली में ये है कि साइटेड के लिए जितना पैसा लगेगा लगाएंगे, और वीआई के लिए जब प्रॉब्लम होती है तो उनको इग्नोर कर सकती थी, भी करते हैं बहुत सारी फैमिली, और बहुत सारी फैमिली फुल सपोर्ट करती है। तो ये हर फैमिली की प्रॉब्लम अलग है, तो हमें खुद वो डिमांड करनी चाहिए फैमिली से भी कि भाई ये हमारी जरूरत है। ये और एनएबलिंग सोशियोलॉजी का इशू है, इसको शायद हम यहाँ ना डिस्कस करें, क्योंकि ये बेसिकली सोसाइटी की अपनी परेशानियां हैं, जो जी जी सोशियोलॉजी वाले या दूसरे लोग अच्छी या साइकोलॉजी वाले, बच्चा घर में बोल सकता है नहीं बोल सकता है, या क्या उसके घर की अपनी स्पेसिफिक परेशानियां क्या हैं, उसका घर में स्टेटस क्या है, ये बहुत बातें इसमें आएंगी। तो इस वाले टॉपिक को यहाँ हम ना चलाएं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है, जब हम जी जी इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं तो फिर उसका पूरा केस स्टडी करके उसको समझाया जा सकता है कि क्या करना है। आप मेरे को कॉमनली कोई रूल नहीं बना। हाँ, ऐसा प्रोग्राम रखने का मन भी था सर, काउंसलिंग मैंने सोचा भी था बीच में, पर मुझे कोई बंदा ऐसा मिला नहीं जो काउंसलिंग के लिए वीक में 2 या 3 दिन विजिट करे, और ऐसे प्रोफेशनल नहीं मिले जो वीआई के लिए नहीं या नहीं, उसके लिए पीडब्ल्यूडी के मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। उसके लिए लिए। जी आप जी पहले तो उन लोगों का डेटा लो जिन्होंने आपके कॉलेज से साइकोलॉजी में किया है और उसके बाद क्लिनिकल काउंसलर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर 50 लोग मिल जाएंगे, 50 में से 2 ढूंढने कोई मुश्किल नहीं है। आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे, कोई ना कोई 2 तैयार हो जाएंगे आने के लिए। तो ओके। सब लोग ऐसे ही करते हैं। पहले आप अपने कॉलेज से डेटा लें, पिछले 10 सालों में, 20 सालों में कितने जी लोगों जी ने साइकोलॉजी में किया है, फिर उनको कांटेक्ट करें कि कितने लोग आप क्लिनिकल काउंसिल साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं, जी क्लिनिकल जी काउंसलर किसी ना किसी डॉक्टर से जुड़े रहते हैं वो लोग, और जी जी काउंसलिंग देते हैं लोगों को जाके। तो ऐसे लोगों में से कोई ना कोई वॉलंटियर करने को जरूर तैयार हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाकी संस्थाएं भी ऐसा ही करती हैं जो अपने यहाँ काउंसलर। बाकी रही बात सर एनेबलिंग यूनिट की, तो अभी हमारी स्थिति ये है कि हमने जितने स्पीकर बुलाए हैं उनका कॉलेज कह रहा है कि भैया हमारे पास तो फंड ही नहीं है, ऑनरेरियम कहाँ से दें। तो ठीक है, ये भी आपके मित्र जुड़े होंगे,
हाँ, उनको तो बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा यार कोई भी स्पीकर हम ढूंढ के लाते तो ऐसे तो नहीं लेके चले आते ना कोई स्पीकर, आप उसका 1-1.5-2 घंटा लेते हैं, आप उनका ऑनरेरियम तो देंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब मेरी स्थिति सोचिए, इस यूनिट को चलाना भी है और अपने तरीके से चलाना है। अगर इसको छोड़ देती हूँ तो ये तो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा ना। आखिर क्या कारण है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज चैरिटी कर दो। ये मेरी स्थिति है, आप सोचिए यूनिट की मेरी हालत ये है कि मैं स्पॉन्सरशिप मांग रही हूँ कहीं से कि भाई स्पॉन्सरशिप लाइए। तो ऐसे में डिवाइस उपलब्ध कराना एनेबलिंग यूनिट के बस की बात नहीं। एंजल प्लेयर वगैरह तो फिर भी हम देते हैं सर। ये परेशानियां जितने लोग भी मॉडरेट करते हैं या रेगुलेट करते हैं चीजों को, उन सबको ये परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। जहां मैं फिर भी कॉलेज बहुत कुछ देता है विद प्रकाश जी। हाँ, लैपटॉप अवेलेबल है, एंजल अवेलेबल है। नहीं, मिरांडा कॉलेज का तो मैं क्योंकि यहाँ से कई बार अपनी स्टूडेंट लाइफ में जुड़ा रहा हूँ और बाद में भी स्पीक मैके वालों की वजह से यहाँ आता जाता रहा हूँ। स्पीक मैके के बारे में लोग जानते होंगे। तो वैसे बिल्कुल कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत जगहों पे। तो आर्ट्स में और ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत काम कर रहा है निश्चित रूप से। मतलब वो अपने लेवल पे वो कोशिश करते हैं, पर सारा फंड तो हमें नहीं देंगे ना पूरा, क्योंकि नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है। हमें अपने रिसोर्सेज तैयार करने चाहिए। जी मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई इसके लिए रिसोर्सेज हमारे कुलीग बहुत सारे जुड़े होंगे। जब मैंने ये प्रॉब्लम रखी तो सबने बोला भाई 100 रुपीज आप फीस रखिए ना, कोई भी कोर्स आप करवाइए, 100 रुपीज नॉमिनल चार्ज रखिए ताकि बच्चे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मुफ्त जैसे आप डिस्पेंसरी से दवाई लाते हैं और उसको मन लगा के नहीं खाते, फ्री की दवाई का कोई मीनिंग नहीं। एग्जैक्ट। तो इसलिए ये बात मैं सबको कहता हूँ। संत विनोबा भावे का मुझे याद है, उनका कहीं लिखा हुआ था कि उनसे कोई गीता मांगने आया तो उन्होंने अपनी गीता उनको नहीं दी, जबकि वो गीता पर प्रवचन दिया करते थे। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते अगर आपको इंटरेस्ट है तो पहले खरीदो भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो ये है बात सच। आप वैल्यू बनाना चाहती हैं किसी चीज की तो कोई ना कोई उसमें फीस जरूर होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज भी जनरेट होंगे, तो ये जरूरी चीज है। तो सर बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा आपका। खैर मैं बहुत व्यक्तिगत बहुत लाभान्वित हुई हूँ इस टॉक से। कई चीजें मुझे 4 लोगों को भी अच्छा लगा तो उसके लिए मेरे मन में बड़ी शांति मिलेगी मुझे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देख रहा हूँ मैं बहुत कम लोग हैं और काफी टाइम भी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई और सवाल नहीं हो तो अब मेरे ख्याल से ठीक है सर, ठीक है। तो कोई और प्रश्न है किसी बच्चे का? इसी के साथ सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।